तीसरा नहीं आया और पांचवा नहीं आया, इनको नहीं आया तीसरा और पांचवा, है ना। विलोपन विधि है, एक्सरसाइज है, जो नई किताबें हैं उनमें है 3.3। इनमें दूसरा जो क्वेश्चन है उसका तीसरा बता रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ इसका पांचवा, ठीक है ना। पुरानी किताबों में 3.4 होगी, नई जो किताब आई है सिलेबस उसमें 3.3 है, क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा है और पांचवा है, और ये सीखेंगे हम विलोपन विधि से, ठीक है ना। अब आप ध्यान से समझना है जो भी मैं बता रहा हूँ उसमें। विधि कौन सी सीख रहे हैं? विलोपन विधि। परीक्षा की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अभी चलें क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। अब इसको आपको सबसे पहले जो पढ़ना है ना वो ध्यान से पढ़ना है। देखो, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो सबसे पहले तो 2 अंकों की संख्या क्या होती है उसके बारे में जानना आपको नहीं पता ना, मैं बता देता हूँ फिर से, है ना। 2 अंकों की संख्या होती है सर 10 भी होती है, 11 भी होती है, कहाँ तक होती है? 99 तक होती है, सही है ना। 99 के बाद 100 आ जाता है, उसमें कितने अंक आ गए? 3। तो 2 अंकों की संख्या इसने बोला है कि कोई 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों को जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 9 बन जाएगा, यही बोला है ना। तो साहब 2 अंकों की कौन सी संख्या हम माने ऐसे? 10 माने कि 11 माने कि 12 माने कि 13 माने? 18 मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि 18 में 8 और 1 को जोड़ते हैं तो 9 बन जाता है। सर 18 81 भी तो मान सकते हो, क्योंकि 81 में भी 8 और 1 को जोड़ने पर 9 बनता है। लेकिन कंफ्यूजन उत्पन्न हो गया वहाँ पे, 18 माने कि 81 माने। सही कह रहा हूँ? 90 भी मान सकते हो, 9 और 0, सही है ना। आप 54 भी मान सकते हो, 4 और 5 दोनों को जोड़ने पर। आप 45 भी मान सकते हो, आप 63 भी मान सकते हो, बहुत सारी संख्याएं हैं। अब इनमें से कौन सी संख्या है अब ये नहीं पता, तो उसके लिए हम अंकों को x और y मानते हैं। क्योंकि देखो 2 अंकों की संख्या में कितने अंक होंगे? 2 ही होंगे, एक तो होगा इकाई का, एक होगा दहाई का। सोचो आप, मैंने एक संख्या ली है 73, कितने अंक है इसमें? 2 अंक है। अब जो इधर वाला अंक होता है ना, इधर वाला, उसको क्या बोलते हैं? इकाई का अंक बोलते हैं। मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ ताकि आप वो डरो। और ये जो 7 है इधर वाला, इसको बोलते हैं दहाई का अंक। अगर आपने अच्छे से देख लिया ना तो आप भूलोगे नहीं। अगर मैं संख्या लिखता जैसे 135, ठीक है ना, तो इसमें जो ये 5 है इसको क्या बोलेंगे? इकाई वाला अंक, ये दहाई का अंक और ये सैकड़े का अंक, ऐसे ही बोलते हैं ना आप। अभी हमें चर्चा करनी है 73 इकाई वाले अंक और दहाई वाले अंक पे। आप मैंने 73 लिया है, आप 10 से लेके 99 तक कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप देखो, जो भी इकाई का अंक होता है, ये संख्या बनती कैसे है वो देखो आप। जो भी इकाई का अंक होता है सबसे पहले उसको गुणा करते हैं 1 से, ठीक है ना। इकाई के अंक को किससे गुणा करते हैं? इकाई का अंक हमेशा गुणा होता है 1 से। दहाई का अंक गुणा होता है 10 से। अभी आ गया, अगर सैकड़े का अंक आता तो वो गुणा होता 100 से। इसके बाद 1000 वाला अंक आता है तो वो गुणा होता 1000 से। कोई दिक्कत? अभी हम क्या करेंगे, इनको गुणा करते हैं बेटा, और जो भी अलग अलग संख्या इन सब के बीच में जोड़ लगा देते हैं। जैसे इधर से जोड़ो आप, इधर दहाई के अंक कितना है? 7, तो 7 को हम गुणा करेंगे किससे? 10 से। 7 का हो गया कंप्लीट। फिर जो भी दूसरी संख्या लिखोगे उसके बीच में लगा दोगे प्लस। अभी सर 3 की बारी है। 3 कितने नंबर पे? इकाई पे। इकाई पे गुणा करोगे किससे? 1 से। आगे कोई नंबर है नहीं है तो छोड़ो। अभी देखो आप, 7 का 1 प्लस 3 एकम 70 और 3 ऐसे बनाइए, सही है ना। अभी 135 को बनाओ तो 5 को तो देखो, 1 को तो किससे गुणा करोगे? 100 से। प्लस कर दोगे 3 को किससे गुणा करोगे? प्लस कर दोगे 5 को किससे गुणा करोगे? 1 को 100 से किया तो प्लस, 3 को 10 से किया तो प्लस, 5 को 1 से किया तो 100 और 30 130 और 5 ऐसे बनाइए 135।
समझे नहीं समझे? तो जब भी कोई 2 अंकों की संख्या बनानी हो, 3 अंकों की संख्या बनानी हो, 4 अंकों की संख्या बनानी हो, तो जो इकाई का अंक होता है उसको 1 से गुणा करते हैं, दहाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं, सैकड़े के अंक को 100 से गुणा करते हैं, 1000 वाले अंक को 1000 से गुणा करते हैं, और फिर बीच में क्या लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना। अभी हमारे पास देखो जो 2 अंकों की संख्या का जो योग है वो 9 है। तो 2 अंकों की संख्या बहुत सारी होती है, हमें पता नहीं है। हमें इतना जरूर पता है कि 2 अंकों की अगर संख्या लेंगे तो उसमें एक तो इकाई का अंक आएगा, एक कौन सा आएगा। तो इन दोनों अंकों को मैं अलग अलग मान लेता हूँ कि मान लिया इकाई का अंक कितना है, x है, और दहाई का अंक कितना है, y है। ठीक है, तो मान लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये तीसरा। माना इकाई का अंक बराबर कितना है, x, ठीक है ना, और दहाई का अंक कितना है, दहाई का अंक बराबर है कितना। अब देखो इकाई का अंक भी आ गया, दहाई का अंक भी आ गया, तो इससे क्या बनेगी, संख्या बनेगी ना। कितने अंकों की संख्या बनेगी, 2 अंकों की संख्या बनेगी। और संख्या बनाने के लिए हमने अभी सीखा है कि इकाई के अंक को हम गुणा करते हैं 1 से, दहाई के अंक को गुणा करते हैं 10 से, और दोनों के बीच में लगा देते हैं प्लस। ऐसे ही करते हैं ना। तो अगर मैं संख्या बनाना चाहूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ कि जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, तो आप कहोगे सर दहाई के अंक है y, तो y को तो गुणा कर दो आप, तो प्लस इकाई का अंक है x, x को गुणा कर दो आप। तो सर देखो 10 को y से करेंगे तो, और x को 1 से करेंगे तो जो संख्या जो बनेगी ना वो बनेगी 10y प्लस 10। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अभी आगे चलें। अभी आप किताब में देखो, आगे देखो इसने क्या बोला है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9। तो ये समीकरण हम बाद में बना लेंगे कि ये 2 अंक है, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 9। अंकों का योग बोला इसने, संख्या नहीं बोला, अंक। अंक का मतलब इकाई का अंक और दहाई का अंक, दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 9। इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या का, जो ये संख्या बन गई है ना, इसका तो कितना गुना है, मतलब इस संख्या को तो किससे गुना करना है। तो सर हम भूले नहीं, इसके लिए मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ 9 छोटा सा, ठीक है ना भाई। इस संख्या का कितना गुना है, 9 गुना। तो हम भूले नहीं, इसके चक्कर में हमने यह टिक कर दिया कि इसको किससे गुना करना है, 9 से। संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या बनती है उसका कितना गुना है, 2 गुना। तो सर इसने क्या बोला, संख्या के अंकों को पलटने पर। तो जो पहले जो संख्या के अंक थे उनको पलट दो। पलटने का मतलब इकाई का अंक जो था उसको तो बना दो दहाई का, और दहाई का जो था उसको बना दो इकाई का। जैसे सर अभी 73 दिया था आपने, मैंने बोला इस संख्या के अंकों को पलटो, तो 3 इधर आ जाएगा, 7 इधर चला जाएगा, तो कितना बन जाएगा ये, पहले इकाई का अंक कितना था, अभी कितना हो गया, समझे कि नहीं समझे। तो सर संख्या के अंकों को पलटते हैं तो इकाई का अंक पहले कितना था, अभी कितना हो जाएगा, और दहाई का अंक पहले कितना था, अभी कितना हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लिख देंगे संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर। संख्या के अंकों को पलटेंगे तो इकाई का अंक जो रहेगा ना, इकाई का अंक वो कितना हो जाएगा, पहले तो x था, अब कितना हो गया, और सर जो दहाई वाला अंक हो ना, दहाई का अंक वो अब कितना हो जाएगा, x। तो अब अगर संख्या बनाना चाहें तो संख्या उसी प्रकार से बनाएंगे, दहाई वाले अंक को किससे गुना करेंगे, 10 से, और इकाई वाले अंक को किससे करेंगे, 1 से। तो सर दहाई वाला अंक अब की बार कितना है, तो x को गुना करेंगे किससे, और प्लस कर देंगे, और y को गुना करेंगे किससे, 1 से। तो जो संख्या बनेगी देखो, x को 10 से किया तो 10x, और y को 1 से किया तो सर अब की बार जो संख्या बनी है वो कितनी है, 10x प्लस y। और ट्यूशन ने क्या बोला था, ट्यूशन ने बोला था कि संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या बनती है ना उसका कितना गुना है, मतलब हमें पता चल गया इसका कितना गुना, मतलब इसका तो 9 गुना और इसका 2 गुना आपस में क्या है, बराबर। पहली बात ये है। अभी इसने शुरू में एक लाइन बोली थी, क्या बोली थी,
कि संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की संख्या है उसके अंक जोड़ते हैं तो कितना आता है? तो उसके अंक कितने हैं? एक तो x और एक। तो सर प्रश्न अनुसार चले अपन। अगर हम चलते हैं प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न अनुसार चलने पर हमें पहली संख्या से क्या, पहली लाइन से क्या प्राप्त हुआ कि x को और y दोनों को जोड़ दे तो हमें कितना मिलता है? यह आ गया सर समीकरण नंबर 1। बोलो कोई दिक्कत? अभी दूसरी बात इसने क्या बोली है कि जो संख्या बनी है उसका तो 9 गुना, और संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या बनी है उसका कितना गुना? दोनों आपस में क्या है? बराबर है ना। इसने बोला नहीं है बराबर है, लेकिन इसने बोलने का तरीका वही है कि इसका 9 गुना करो और इसका 2 गुना करो तो दोनों आपस में क्या आते हैं? बराबर आते हैं। तो देखो प्रश्न अनुसार चलते हैं। ये प्रथम शर्त थी, ये प्रथम शर्त है इसकी, और अपन चलते हैं किसमें? द्वितीय शर्त के अनुसार चलते हैं। द्वितीय शर्त में बोला इसका तो कितना गुना है? मतलब 10y प्लस x को तो करना है किससे गुना? और इसका 10x प्लस y इसका कितना गुना है? 2 गुना। और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? ये अभी देखो इससे मेरे को समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगा। ये समीकरण नंबर 1 तो इसने, इससे समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगा। तो ये 9 है ना, ये अंदर गुना होगा। पहले तो किससे होगा? 10y से, फिर किससे होगा? x से। ऐसे ये 2 पहले तो किससे गुना होगा और फिर किससे होगा? तो सर देखो 9 को 10 से गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो साथ में क्या है? तो 90y आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो आप 90y प्लस हो जाएगा क्या? अभी हमने ये देखा कि 9 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा, बराबर है। तो फिर हमने ये देखा कि 2 को 10 से गुना करेंगे तो 10 गुना 20, तो साथ में क्या है? x, तो हो जाएगा सर 20x प्लस। अभी फिर ये देखा कि y को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा, 2 और साथ में y। हिमांशु सर बेटा जानते हैं क्या इनको? है ना। अभी क्या करेंगे? अभी इनको सोल्व कर लेते हैं। x वाले पद में से x वाला पद घटा देते हैं, y वाले में से y वाला। तो दोनों को मैं इन दोनों को उठा के इधर लेके आ रहा हूँ। तो दोनों इधर कैसे हैं? प्लस के हैं, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 90y है। अभी ये 2y इधर प्लस का इधर लाएंगा तो माइनस का, और यहाँ पे बराबर लगा दो। चलो इधर तो क्या है? 20x, और ये इधर जाएगा तो माइनस का। बोलो कोई दिक्कत? अभी देखो 90y में से 2y चला गया तो हमें पता है कितना बचता है? तो 20x में से 9x चला गया तो बोलो कोई दिक्कत है क्या? अभी अपन दोनों तरफ से 11 कॉमन ले सकते हैं, या सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 11x इधर प्लस का था, इधर लाया तो माइनस का 11x, और बराबर में कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचता, इसका मतलब क्या बचता है? 0 बचता है। अभी इसको समीकरण नंबर आप 3 दे सकते हो, समीकरण नंबर 2 दे सकते हो, या फिर आप अगर विलोपन विधि से ही करना चाहते हो तो इसको दे दो समीकरण नंबर 2। वैसे क्वेश्चन ने बोला नहीं है कि विलोपन से करो, बोला है क्या? बोला है तो फिर किससे कर दो? विलोपन से कर दो। अगर नहीं बोलते तो डायरेक्ट भी हो रहा था। ये कैसे हो रहा था? क्योंकि सर यहाँ से 11 कॉमन लेते तो सीधा सीधा किसका मान आ रहा था? x का मान। x का मान यहाँ रखते तो y का मान आ जाता, ठीक है ना। अभी इसने विलोपन से बोला तो अपन विलोपन से करते हैं। तो समीकरण नंबर 1 और 2 ले लेता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? आप देखो थोड़ी देर के लिए, 11x माइनस 88y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ऐसे भी तो लिख सकता हूँ उसको। क्यों? क्योंकि सर देखो इसको माइनस से गुना कर दूंगा मैं, कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव इतना ही है कि माइनस का है वो तो हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस का है वो हो जाएगा। तो सर x को मैं पहले इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें पहले क्या लिखा हुआ है। अभी समीकरण नंबर 1 और 2 ले लेता हूँ। समीकरण 1 व किससे? 2 से। कौन सी विधि लगा रहा हूँ मैं? तो हम ये देखेंगे कि समीकरण नंबर 1 है x प्लस y बराबर तो कितना है? 9, और यहाँ पे है 11x माइनस 8y बराबर में क्या है? हाँ वो 88y बराबर में क्या है? 0। अभी आप देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण विलोपन विधि में मैंने क्या सिखाया था कि किसी भी एक चर को क्या कर लो? बराबर कर लो। और वैसे बराबर ही है ये, तो आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो। इधर से मैं 11 कॉमन ले लेता हूँ,
तो 11 कॉमन लूंगा मैं, तो 11 को बाहर ले लिया, यहाँ से x माइनस 8y बराबर में क्या बचेगा 0। सही है ना, ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, इससे 11 कॉमन ले लिया तो 11 लूंगा, तो 11 एकम 11 और 11 8 88। सही है। अब ये 11 गुणा में है, इसको इधर पे गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, 0/11 का मतलब भी क्या होता है 0। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिख सकता हूँ मैं, x माइनस 8y बराबर में लिख सकता हूँ। अब ये समीकरण नंबर 2 है, ये भी समीकरण नंबर 1 की बात है, तो इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे x माइनस 8y बराबर में। अभी आप देखो x समान है, सही है ना। मैंने ऐसे बताया था विलोपन में, आपको 2 चर देगा, दोनों में से किसी एक चर को आपको बराबर बनाना है। बराबर बनाने के बाद आपको क्या करना है, उनके चिन्ह को अलग अलग दिखाना है। मतलब दोनों प्लस के हैं तो चलेगा नहीं, दोनों माइनस के हैं तो भी नहीं चलेगा, एक प्लस का चाहिए एक। तो साहब यहाँ पे x बराबर तो है, लेकिन यहाँ पे देखो ये x भी प्लस का है, ये x भी, इनको अलग अलग दिखाना पड़ेगा। या तो ऊपर वाला माइनस बनाओ या नीचे वाला माइनस बनाओ। तो हमारे सुविधा किस में रहती है, नीचे वाले में हम क्या कर देते हैं, चिन्ह चेंज कर देते हैं। ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, और ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा। इधर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, वैसे भी 0 में आप चिन्ह चेंज कर दो। ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो। अभी आप देखोगे कि सेम संख्या कट जाती है माइनस प्लस में। जब माइनस प्लस में कटता है तो कितना बचता है, और जब भाग या गुणा में कटता है तो ये माइनस प्लस में बचा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0 बचा है। अभी देखो ये 8y कैसा हो गया है, प्लस का, और ये 1y कैसा है, प्लस का। 8 और 1 कितना हो गया, बराबर। 9 में से 0 घटाओगे कि जोड़ोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 9 का तो 9 ही आएगा। अभी y का मान मैं आपसे पूछूं तो आप सीधा बता दोगे कि 9 इधर जाएगा भाग में, 9/9 कितना होता है 1। तो सामने y का मान आ गया कितना, यहाँ से जो भी आया है उसको समीकरण नंबर दे दूंगा मैं। समीकरण नंबर 3 का मान आप समीकरण नंबर 2 में रखो या 1 में रखो, आपको किसका मान मिल जाएगा, x का। और सर x का मान हमें सीधा दिख रहा है, अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो y का मान कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पे 1 रखोगे, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा 8। अभी आप समीकरण नंबर, हमने ये सीखा है कि जस्ट ऊपर वाले में रखते हैं, तो रख दो बेटा समीकरण नंबर 3 का मान, 3 का मान समीकरण 2 में रखने। ठीक है। अभी समीकरण नंबर 2 ये है ना, तो x के स्थान पे तो कितना रखूंगा, कुछ नहीं रखूंगा, x का मान तो चाहिए। माइनस कितना है 8, y है ना, y के स्थान पे कितना रख दूंगा 1, बराबर में क्या है। अब 8 को 1 से गुणा करूंगा तो 8 के आना है। अब ये 8 यहाँ से उठ के इधर जाएगा तो माइनस का है, इधर जाएगा तो सब x का मान कितना आ गया। अभी आंसर नहीं आया है, हमें क्या बतानी थी, वो संख्या बतानी थी। वो संख्या क्या है, तो सर देखो x क्या था, इकाई का अंक था, इकाई का अंक तो कितना है 8। y क्या था, दहाई का अंक था, तो y का मान कितना है 1, मतलब दहाई का अंक कितना है 1। तो हम पूरा लिखेंगे, अतः इकाई का अंक बराबर कितना है 8। सही है ना। दहाई का अंक पूछे तो दहाई का अंक बराबर कितना है 1। अभी संख्या बनानी है अपने को, अभी अपने को संख्या चाहिए, तो इकाई का अंक पहले लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, तो इकाई का अंक पहले लिख दिया और दहाई का अंक बाद में लिख दिया, तो संख्या क्या आई 18। अभी इसने एक और बोला था कि संख्या के अंकों को पलटने पर, तो अभी आप लिखोगे कि संख्या के अंकों को पलटने पर संख्या क्या बनेगी बताओ, 81 बन जाएगी, इधर आ जाएगी 81। तो 18 भी आंसर है इसका और 81 भी क्या है इसका आंसर। बोलो कोई दिक्कत क्या हुआ। अभी आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना सर। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम की दृष्टि से आता है तो इम्पोर्टेंट तो है ही, इसको मैं स्टार दे देता हूँ। 2 स्टार का मतलब समझते हो, आने के चांसेस हैं, तो 2 स्टार का मतलब ये है। तो आपको इस प्रकार से आपको करके आना है, वहाँ कहाँ पे एग्जाम है। अगर ऐसे लिख के आओगे पूरा तो आपके पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप कुछ कटौती करते हो इसमें से तो मैं गारंटी नहीं देता हूँ। गारंटी किसी की नहीं होती है, मृत्यु की गारंटी है, इसके अलावा कोई गारंटी नहीं। ऐसे करके आओगे तो आपको नंबर मिलेंगे, अगर ऐसे नहीं करके आओगे तो आपके नंबर कट भी सकते हैं।
मेरी राय ये है आपको इस प्रकार से करके आना है। बोलो कोई दिक्कत? अभी इसको राइट करने की आवश्यकता है क्या? अरे लिखने की जरूरत है क्या अभी इसको? अभी कर लोगे बिना देखे? बोलो भाई पीछे देखो, बिना देखे करोगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें से देख के छाप लोगे उससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि घर पे जाके आप लोग निकालते कौन है। और ये खत्म होते ही मैं टेस्ट लूँगा, आपको सबको पता है। तो ये खत्म हो गया वैसे भी। अभी एक और क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। कौन सा है? 5वां? चौथा भी है? देखो आ गया भावना चौथा क्वेश्चन। अरे वो है 2000 रुपये नोट वाला, आ गया। अभी मैं 5वां समझाता हूँ पहले, है ना। चौथा ये बताएगी तेरे को, इजी सा है। चौथा तो ज्यादा हार्ड है नहीं। 2 समीकरण बनेंगे चुटकियों में। अभी इसको हटा दूं मैं, आपको इसी प्रकार से लिख के आना। फिर भी आपको अगर डाउट लगे तो शाम को आपके पास आ जाएगा वीडियो, आप अच्छी प्रकार से वापस से देख लेंगे। हटा दूं इसको मैं। अभी फिर से एक बार विलोपन विधि और सीख लेते हैं। इसमें 3 ही विधियाँ थी। ग्राफीय विधि जो मैंने आपको सिखा दी, प्रतिस्थापन विधि जो भी मैंने सिखा दी, विलोपन विधि जो भी सिखा दी, और विधि वो हटा दी, है ना। बोलो आगे चले। आप आगे चलेंगे तो इसमें पता चल रहा है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, अभी ध्यान से समझना। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत किराया है। नियत किराए का मतलब क्या होता है सर? नियत किराए का मतलब ये होता है कि साथ नियत की, तो 3 दिन का किराया ना वो तो लगेगा ही लगेगा। जैसे आप 2 दिन के लिए पुस्तक लेके गए तो 2 दिन का नहीं लगेगा आपका किराया 3 दिन का ही लगेगा, समझे। वो तो फिक्स है भाई, उन्होंने फिक्स कर दिया कि साहब 3 दिन का किराया 15 रुपए है। अभी आप 1 दिन के लिए पुस्तक लेके गए तो आपका 3 दिनों का ही किराया लगेगा, मतलब 15 रुपए ही लगेगा। आप 3 दिन के लिए लेके जाओगे तो भी 15 रुपए लगेगा, आप 1 दिन के लिए लेके जाओगे तो भी 15 रुपए, 2 दिन के लिए लेके जाओगे तो भी 15 रुपए। 3 दिन के बाद अगर आप किताब रखते हो तो फिर उसका एक्स्ट्रा चार्ज है। लेकिन 1 से लेके 3 दिनों तक का किराया जो है ना वो नियत फिक्स है। फिक्स का मतलब उसमें कोई कटौती नहीं है। 2 दिन के लिए रखो, 2 घंटे के लिए रखो, 10 घंटे के लिए रखो, तो भी आपको किराया वही देना पड़ेगा जो 3 दिन का उन्होंने फिक्स कर रखा है, वो समझे कि नहीं। अभी आगे चलें। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। उसके बाद अगर आप देखो 3 दिन बाद अगर पुस्तक रखते हो तो उसका अलग चार्ज लगेगा। 3 दिन का तो उसने बता दिया, मान लो 15 रुपए है। उसके बाद उसने अलग बता रखा है कि उसके बाद अगर 1 दिन और एक्स्ट्रा रखते हो तो आपको इतना रुपए देना पड़ेगा, जैसे 10 रुपए देना पड़ेगा। अगर 4 दिन रखा तो 15 दिन तो नियत हो गया, 10 रुपए 1 दिन का किराया होगा, मतलब टोटल 25 रुपए देना पड़ेगा। समझे नहीं समझे? सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। सरिता ने कितने दिनों तक पुस्तक रखी साहब? तो 7 दिनों में से 3 दिन का तो फिक्स है, ऊपर कितने दिन बचे? 4 दिन। समझे नहीं? तो इसमें कितना किराया है सर? 2 किराए हैं। एक किराया नियत है, एक किराया अतिरिक्त दिन का किराया। कितने किराए हैं? हमें चर भी, हम 2 चर वाले बहुपद पढ़ रहे हैं ना, रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो इसमें अपन मान लेते हैं कि नियत किराया तो x रुपए है और अतिरिक्त जो प्रत्येक दिन है उसका किराया मान लेते हैं y रुपए। तो ये बात लिख लेता हूं मैं, देखो लिखता हूं मैं, यहां पे लिख लूं। माना नियत किराया बराबर है x रुपए। इसको पूरा डिटेल से नहीं बता रहा मैं, आपको समीकरण बना दूंगा। अभी अतिरिक्त दिन का किराया और ले लेते हैं। अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y। अब पहली कौन है? सरिता है। अब इस सरिता के लिए बात करते हैं अपन। देखो सरिता के लिए उसने कहा है कि सरिता ने कितने दिन के लिए किताब को रखा है? 7 दिन के लिए। तो सर उसमें 3 दिन का तो फिक्स है, नियत है उसमें 3 दिन का, तो मतलब उसको नियत किराया कितना है? इधर अपन ने कितना माना है, मतलब उसको x तो देना ही देना है।
एक्स में तो कोई कंजूसाई नहीं है, एक्स तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद उसने 7 दिन के लिए रखा था, तो 3 दिन का तो उसने पे कर दिया। उसके बाद बचा कितना दिन? तो सर अतिरिक्त 1 दिन का किराया कितना है? तो 4 दिन का कितना हो गया? तो सर 4y और देना पड़ेगा। और इन दोनों को टोटल जोड़ लेते हैं तो रुपए कितने देती है? 27। ये बन गया समीकरण नंबर 1। बोलो समझे नहीं समझे? भाई फिक्स है, एक्स तो देना ही पड़ेगा। 1 दिन का 3 दिन के अलावा जो और एक्स्ट्रा रखेगा उसमें 1 दिन का y रुपए लगेगा। तो 4 दिन रखा उसने, भाई टोटल 7 दिन रखा ना, तो 3 दिन का तो नियत है, बचे 4 दिन। 4 दिन में 1 दिन का y है तो 4 दिन का 4y, और टोटल रुपए कितने हो गए? 27 रुपए हो गए। इसके बाद इसने कहा है कि दूसरी लड़की है एक जिसका नाम सुसी है, उसने एक पुस्तक को 5 दिन के लिए रखा है। तो 5 दिन में सर क्या करेंगे? 3 दिन का तो x रुपए लेगी ही लेगी, प्लस में बचे कितने दिन? 2 दिन। 1 दिन का y लेगी तो 2 दिन का 2y, और उन टोटल रुपए देने पड़ेंगे उसको 21। तो दूसरा समीकरण देखो, सुसी के लिए सर x रुपए तो देगी ही देगी वो, उसके अलावा कितने दिन और रखेगी? 2 दिन। तो 2 दिन, 1 दिन का y है तो 2 दिन का, और टोटल रुपए बराबर कितने हैं? 21। अभी देखो समीकरण नंबर 2 बन गया। अभी हमने ये भी देख लिया कि यहाँ पे किसी को बराबर करने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी x x है, हमें सिर्फ चिन्ह बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों है प्लस में, हमें एक प्लस में चाहिए एक, तो साहब यहाँ पे माइनस 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 हो जाएगा, काट देंगे। यहाँ पे तो 2y बचेगा, और यहाँ पे 27 में से 21 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 6। तो y का मान आ जाएगा 3, मतलब 1 दिन का किराया 3 रुपए हो जाएगा। सही है कि नहीं? फिर उसी मान को हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा? मतलब नियत किराया भी हमारे पास आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो आएगा नहीं आएगा? कर लोगे आप इसको? कोई दिक्कत? चैप्टर खत्म।